दोस्तों, आप जो कहानी देखने वाले हैं वो है समोसे वाले की जादुई मुलाकात पार्ट 2। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। क्योंकि पार्ट 1 देखे बिना इस कहानी का दर्द, इसका संघर्ष और इसकी सच्चाई आप पूरी तरह महसूस नहीं कर पाएंगे। तो पहले पार्ट 1 जरूर देखिए और फिर तैयार हो जाइए इस कहानी के अगले मोड के लिए। चलिए दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। सुखीपुर गांव की वही मशहूर दुकान, समोसे की दुकान। आदित्य समोसे बनाने में लगा हुआ था। काका भी वहीं बैठे थे। आदित्य, अब तो तुम बड़े आदमी बन चुके हो, फिर भी इसी समोसे की दुकान पे समोसे बनाने में लगे हो। मैं अपना जीवन त्याग सकता हूं, पर इस दुकान को और काका को कभी नहीं छोड़ सकता। आज भी समोसे में वही स्वाद है जो पहले हुआ करता था। आज भी दुकान पर उसी प्रकार की भीड़ रहती है समोसे खाने के लिए। रात में काका और आदित्य घर पहुंचते हैं। आप दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। सभी खाना खा के सो जाते हैं। प्रतिदिन की तरह आदित्य और काका दुकान में काम पर लग जाते हैं। अरे वाह, आज तो खुशबू कुछ ज्यादा ही आ रही है। भाई आदित्य, तेरे समोसे खाए बिना दिन शुरू ही नहीं होता। देखा बेटा, आज हमारी दुकान पूरे गांव की शान बन गई है। सब आपकी दुआओं का असर है काका। उसी दिन दोपहर में काका शांत बैठ जाते हैं। काका, आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, बस सीने में हल्का सा दर्द हो रहा है। चलो मैं आपको वैद्य के पास लेकर चलता हूं। बेटा तू ही जाके मेरी दवाई ले आ, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अगले कुछ दिनों तक काका दुकान पर नहीं आते हैं। आज काका दिखाई नहीं दे रहे। तबीयत ठीक नहीं है उनकी, घर पर आराम कर रहे हैं। भगवान काका को जल्दी ठीक करे। काका के बिना दुकान सूनी लगती है। आदित्य का सारा ध्यान अब काका के ऊपर लगा था। आदित्य शाम को जल्दी दुकान बंद कर घर चला जाता है। काका खांस रहे थे। मैं वैद्य को बुला लाता हूं काका। नहीं बेटा, अब शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है। अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। ऐसा मत कहिए काका, आपके बिना हमारा क्या होगा? काका ऐसा मत बोलो आप, भगवान आपको जल्दी ही स्वस्थ कर देंगे। काका अब दुकान पर भी नहीं जाते थे। आदित्य अकेला ही दुकान चलाने लगा था। आदित्य, काका की हालत ठीक नहीं लग रही, मुझे तो डर लग रहा है। क्या करूं सुरभि, अब तो मुझसे भी काका की हालत देखी नहीं जा रही। भगवान से प्रतिदिन यही दुआ करता हूं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। एक दिन काका की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। वो कुछ बोलते भी नहीं है। काका क्या हुआ आपको? काका आंखें खोलिए, काका बोलिए ना। काका कोई जवाब नहीं दे पाते। आदित्य वैद्य को बुलाकर लाता है। वैद्य के आने से पहले ही काका दम तोड़ चुके थे। आदित्य बेटा, अब ये नहीं रहे, इनकी मृत्यु हो चुकी है। आदित्य और सुरभि बहुत रोते हैं। रमेश काका चल बसे, बड़े अच्छे इंसान थे। हाँ भाई, बहुत नेक दिल इंसान थे।
जिसने मुझे अनाथ से इंसान बनाया, आज वही चला गया। भगवान, आज मैं फिर से अनाथ हो गया। काका के जाने के बाद भी दुकान पहले जैसी ही चल रही थी। अब सुरभि भी आदित्य की मदद किया करती थी। काका नहीं रहे, पर आज भी वही स्वाद है। सेठ दूर से सब देख रहा था। मेरी बेटी एक समोसे वाले की बीवी, ये मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। गांव के लोग आज भी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। कहते हैं कि सेठ की बेटी एक समोसे वाले की बीवी है। जल्द ही मैं इसका बदला लूंगा। सेठ आदित्य को नीचा दिखाने के लिए एक चाल चलता है। सुनो कमलेश, तुम्हें मेरा साथ देना है। गांव के किसी एक व्यक्ति को मेरे पास लाओ, और हां, ध्यान रहे वो व्यक्ति पकड़ कर लाना जो पैसे लेकर हमारा काम कर दे। सेठ का आदमी एक व्यक्ति को पकड़कर लाता है। कहिए सेठ जी, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? तुम्हें हमारे लिए एक काम करना है। तुम्हें कैसे भी करके आदित्य के समोसे की एक झूठी अफवाह फैलानी है। पर कैसे सेठ जी? तुम्हें आदित्य की दुकान से समोसे खरीदने हैं और झूठी अफवाह फैलानी है कि उसके समोसे खाने के बाद तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, और तुम्हें आदित्य के ऊपर इंजाम लगाना है। बाकी का काम मैं देख लूंगा। ठीक है सेठ जी। इसकी कीमत तुम्हें मिल जाएगी। वो व्यक्ति आदित्य की दुकान से समोसा लेता है और घर जाता है। सुनो कुसुम, ये समोसे मैं आदित्य की दुकान से लाया हूँ। तुम और रघु दोनों मिलकर खा लेना। मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ। मुझे सेठ ने आदित्य के दुकान के समोसों की अफवाह फैलाने के लिए कहा है। मैं कुछ समझी नहीं। सेठ ने मुझे ये बोला है कि तुम आदित्य की दुकान से समोसे लेकर आना, और थोड़ी देर बाद आदित्य की दुकान में जाकर बोल देना कि तुम्हारे दुकान के समोसे खाकर मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई। पर ऐसा करना ही क्यों है हमें? हम झूठ क्यों बोले? इससे हमें क्या ही मिलेगा? सेठ मुझे इसके बदले काफी अच्छे पैसे देंगे। थोड़ी देर होते ही वो आदित्य की दुकान पर जाकर चिल्लाता है। आदित्य, तुमने समोसे में ऐसा क्या मिलाया है? उसे खाते ही मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो प्रतिदिन की तरह ही समोसे बनाए हैं। इतने में सेठ आ जाता है। अरे मैं तो पहले ही कहता था। हाँ, ये गरीब कभी नहीं सुधरेगा। इसने काका के मरते ही समोसों में मिलावट करना चालू कर दी। सेठ जी, मेरे समोसे कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बातें बनाना आसान है आदित्य, पर बच्चा बीमार पड़ा है। सुन लो भाई लोग, अगर तुम्हें बीमार होना है तो तुम अभी भी इसके समोसे खा सकते हो। सभी उसकी दुकान से चले जाते हैं। आदित्य उदास होकर घर चला जाता है। आदित्य, क्या हुआ तुम्हें आज? उदास बैठे हो, खाना भी नहीं खाया है अभी तक तुमने? आदित्य सुरभि को सब कुछ बताता है। इसके पीछे मुझे किसी न किसी की चाल लग रही है। पर मेरे साथ वो व्यक्ति ऐसा क्यों ही करेगा? इसमें जरूर मुझे मेरे पिताजी की चाल लग रही है। अब तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचती हूँ इस बारे में। तुम अब सो जाओ। सुबह होती है। आदित्य
समोसे बनाने में लग जाता है। आदित्य की दुकान में सिर्फ 1-2 व्यक्ति ही खड़े थे। वह सेठ का आदमी और वो व्यक्ति झूठी अफवाह फैलाने में लगे पड़े थे। अरे भाई, आदित्य की दुकान के समोसे खाना बंद कर दो। ऐसा क्या हुआ राजू भाई? कल मैं आदित्य की दुकान से समोसे लाया था। वो समोसा मेरे बच्चे ने खाया और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। मैंने वैद्य को दिखाया तो उन्होंने मुझे बताया कि इसकी तबीयत खाने में मिलावट होने की वजह से खराब हुई है। अच्छा किया तुमने हमें बताकर, मैं अभी जाने ही वाला था उसकी दुकान पर। इतने में सेठ एक और व्यक्ति को अपने जाल में फंसाकर आदित्य पर झूठा इल्जाम लगा देता है। आदित्य, इतना लालच अच्छा नहीं है। तुम 2 पैसे ज्यादा कमाने के लिए हमारे शरीर से खेल नहीं सकते। मैंने ऐसा क्या किया भैया? तुम्हारे समोसे खाकर मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। आदित्य अब काफी दंग रह गया था ये सुनकर। अब लोगों ने उसकी दुकान पर आना ही बंद कर दिया था। क्या हुआ आदित्य, आज फिर तुम उदास बैठे हो? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ये दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हो आदित्य? आज फिर से मेरे ग्राहक की बीवी की तबीयत मेरे समोसे खाने से खराब हो गई। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो पहले की तरह ही समोसे बना रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर इसमें किसी न किसी की चाल है। सुरभि को अपने पिता पर शक होने लगता है। एक दिन वो अपने पिता के घर की तरफ जा रही होती है। तभी वो देखती है जिस व्यक्ति के बच्चे की तबीयत खराब हुई थी वो उसके पिता के घर से बाहर निकल रहा होता है। अच्छा, तो ये बात है। अब मुझे पूरी कहानी समझ आ रही है। सुरभि घर पहुंचती है। आदित्य, ये चाल मेरे पिता की ही है। आज मैंने उसी व्यक्ति को मेरे पिता के घर से बाहर निकलते देखा जिसके बच्चे की तबीयत खराब हुई थी। अच्छा, तो अब समझ आया? ये सब तुम्हारे पिता का किया धरा है। पर ये बात हम सबके सामने कैसे लाएंगे? आदित्य कुछ नहीं कहता। दोनों सो जाते हैं। अब आदित्य की दुकान में लोगों ने जाना ही बंद कर दिया था। काका, अब तो मैं हार ही गया हूं। आप यहां होते तो शायद ये सब होता ही नहीं। भगवान, अब आप ही कुछ कर सकते हो। कुछ करो भगवान, कुछ करो। इतने में एक व्यक्ति वहां आता है। ये वही राजा के पुत्र सुरेंद्र कुमार थे जिनको आदित्य ने हिरण के श्राप से मुक्त करवाया था। राजकुमार जी, आप यहाँ कैसे? क्यों, मैं अपने दोस्त से मिलने भी नहीं आ सकता क्या? हाँ, जरूर आ सकते हो। और बताओ आदित्य, सब ठीक ठाक तो है ना? क्या बताऊं राजकुमार जी आपको। कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं ताकि मैं ये दुकान बंद कर दूं। मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। आप मेरे घर चलो, मैं आपको वहां सब कुछ बताता हूं। आदित्य राजकुमार को घर लेकर जाता है। आदित्य, अब आराम से पूरी बात बताओ। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि बात सिर्फ समोसे की नहीं है। राजकुमार जी, काका के जाने के बाद से जैसे सब कुछ उलट गया है। मेरी दुकान, मेरा नाम, मेरी मेहनत, सब पर कोई कीचड़ उछाल रहा है। और ये सब कोई और नहीं, मेरे पिताजी कर रहे हैं। क्या? सेठ? पहले एक आदमी आया, बोला बच्चे की तबीयत खराब हो गई। फिर दूसरा,
फिर तीसरा। अब तो कोई भी ग्राहक दुकान पर आता ही नहीं। आदित्य, अगर सेठ खेल खेल रहा है तो खेल खत्म भी उसी तरह होगा। पर हम सबके सामने ये कैसे साबित करेंगे कि ये झूठ है? झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती, बस सही वक्त पर उसे रोशनी दिखानी पड़ती है। अगले दिन गांव के चबूतरे पर लोग बात कर रहे होते हैं। अब तो साफ है, आदित्य की दुकान पर मत जाओ। हाँ भाई, हम अपनी जान थोड़ी खतरे में डालेंगे। सेठ दूर खड़ा सब सुन रहा होता है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इतनी देर में राजकुमार सुरेंद्र भी वहां आ जाते हैं। भाइयों, आज पूरा गांव को यहां इकट्ठा कर लो। क्यों राजकुमार जी, कोई नई बात है क्या? हाँ, आज सच और झूठ का फैसला होगा। सेठ का चेहरा सख्त हो जाता है। वो दोनों व्यक्ति भी वही खड़े थे जिन्होंने आदित्य के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। तुम दोनों वही हो ना जिसके बच्चे और बीवी की तबीयत खराब हुई थी? जी राजकुमार जी। मेरे आदमी ने तुम दोनों को सेठ के घर से निकलते हुए देखा था। तुम दोनों वहां क्या करने गए थे? सच सच बताओ। दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। इतने में कई और लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। जल्दी बोलो, वरना अगर मैं अपनी पर आया तो सब सच निकलवा दूंगा और सजा भी दूंगा। दोनों डर जाते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे पैसों का लालच दिया गया था। मुझे भी माफ कर दो राजकुमार जी, मैं भी पैसों के लालच में बहक गया था। क्या मतलब? सेठ ने कहा था कि आदित्य के समोसे बदनाम कर दो। कहा था झूठ बोल देना कि बच्चा बीमार हो गया। गांव में हलचल मच जाती है। सेठ का चेहरा उतर जाता है। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं। जो तुमने इनको पैसे दिए थे वो अभी तक इनके घर में ही पड़े हैं, वरना इन बेचारे गरीबों के पास इतने पैसे कहां से आ सकते हैं? सेठ खामोश हो जाता है। पिताजी, आपने मेरी दुनिया उजाड़ने की कोशिश की। एक ईमानदार इंसान को सिर्फ इसलिए तोड़ना चाहा क्योंकि वो गरीब है। सेठ सिर झुका लेता है। काका सच कहते थे, सच देर से सही पर आता जरूर है। आदित्य निर्दोष है। सेठ ने धोखा दिया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपनी ही बेटी का घर उजाड़ने की सोची। आज समझ आ रहा है कि मैं कितना बड़ा दोषी हूं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। गलती नहीं सेठ, ये लालच का नतीजा है। कुछ दिन बाद समोसे की दुकान, फिर वही भीड़, वही खुशबू, फिर से वही लोग। आदित्य आसमान की तरफ देखता है। काका, आज आपने फिर साबित कर दिया कि सच्चाई कभी हारती नहीं। ऐसे ही मनोरंजक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।